तुम्हें तो खाना भी ढंग से नहीं बनाना आता और दूसरा काम क्या खाक करोगी? कहते हुए अविनाश ने भोजन की थाली उठाकर फेंक दी। सहमी सी निर्मला सिर्फ मूक जमीन पर पड़ी थाली और गिरे हुए अन्न के दाने को देखती रह गई। थाली के साथ उसका सम्मान भी जाने कितने चोट खाता जमीन पर दम तोड़ रहा था। निर्मला ने अपने घर में कभी ऐसा अपमान भोजन का नहीं देखा था, ना ही कभी पापा को माँ से इस तरह का बर्ताव करते देखा था। आश्चर्य और दुख से आंखें भीग गई। उसने भरे आंसुओं से आंखों को छिपा मुंह घुमा लिया। मन विद्रोह कर उठा। अगर नमक कम तो प्रश्न, उससे ज़्यादा तो प्रश्न। कौन सा पैरामीटर है जो नाप ले? उसका बस चलता तो किसी को शिकायत का मौका ही नहीं देती। घर और दफ्तर में तालमेल बिठाती। अब निर्मला खुद को थका हुआ महसूस करने लगी थी। थके होने पर भी बहुत ही प्रेम से अविनाश का मनपसंद खाना बनाती। उसकी कोशिश रहती कि कभी तो अविनाश के दिल को छू सके, पर हर बार उसकी उम्मीदों पर पानी फिर जाता। निर्मला को लगने लगा था कि अविनाश पूर्वाग्रह से ग्रस्त उसका प्रयास विफल कर देता है। जब भी समझाने की कोशिश करती, टीवी पर बाबाओं के द्वारा दिखाए जाने वाले प्रवचन अविनाश के मांस पटल पर आच्छादित रहते और वह उनकी परिधि से 1 इंच भी टस से मस ना होता। जब कोई धारणा मनोविकार का रूप ले ले, तब उसे छोड़ना आसान नहीं होता। अविनाश के साथ भी यही हो रहा था। सामाजिक व्यवस्था जिसमें स्त्री सिर्फ भोग्या और पुरुष की दासी मानी जाती है, यह बात अविनाश के दिमाग पर कहीं गहरे बैठ गई थी। इससे आगे जाने या कुछ समझने को वो तैयार ही नहीं होता। पति की फेंकी खाने की थाली उठाती निर्मला बहुत कुछ सोच रही थी। अंतर्द्वंद ने उसके तन मन को घायल कर दिया था। किसी बात को कहने के लिए झल्लाना ज़रूरी तो नहीं। प्यार भरी बातों से सुलझाए मसले उचित फलदायी होते हैं। मन के किसी कोने में रत्ती भर भी जगह हो तो इंसान कुछ भी कहता है तो प्यार से या समझाने के लिए, ना कि अपमान के लिए। निर्मला को लगता है कि जैसे अविनाश अपमानित करने का बहाना ढूंढता है और निर्मला मुंह बाएं बात की तह तक जाने की कोशिश करती रह जाती है, क्योंकि हर बात को चिल्लाकर कहना क्या सही है। आज उसने निश्चय कर लिया था कि अविनाश से बात करेगी। जीवन तो इस तरह से तो नहीं काटा जा सकता। अविनाश, आपसे एक बात कहनी है, निर्मला ने पूछा। बोलो। अविनाश के स्वर में अनावश्यक आक्रोश था। फिर भी निर्मला ने अपने को सामान्य बनाते हुए कहा, आप जैसा कहते हो मैं वैसा ही करने की कोशिश करती हूँ। दफ्तर के जाने के पहले पूरा काम करके जाती हूँ, आकर पूरा करती हूँ, लेकिन आपकी शिकायतें कम ही नहीं होती है। मैं तो बहुत दुखी हो गया हूँ तुम्हारे कामों से। कोई काम ढंग से करती नहीं हो, और जो ये घर के काम कर रही हो कोई एहसान नहीं है, तुम्हें ही करने हैं। सुना नहीं बाबा जी ने क्या कहा था कि स्त्रियों का धर्म है पति की सेवा करना, घर को व्यवस्थित ढंग से चलाना, यही तुम्हारे कर्तव्य है। परिवार में किसी को शिकायत का मौका ना मिले, न ही घर से बाहर नौकरी करना। और पुरुषों के लिए क्या कर्तव्य है, ये भी बताओ अविनाश। तुम तो बस हर बात में बहस ही करती हो। जो कहता हूँ वह तो मानती नहीं, फिर चाहती हो प्यार से बात करूँ। उपेक्षा भरे तानों का उपदेश सा देकर अविनाश निकल गया। निर्मला के आगे के शब्द उसके गले में घुट गए। कितने विश्वास से आज उसने उसे समझाने की कोशिश की थी। निर्मला सोचने लगी कि क्या दुख की सिर्फ इतनी परिभाषा है कि सब्जी में नमक कम या ज़्यादा हो और दुखी हो इंसान तड़प उठे। ये तो ऐसा लगता है कि दुख का उत्सव मना रहे हैं। बहुत अजीब व्यवहार है। और ये जो प्रवचन देते रहते हैं, नित्य नए बाबा बनाम ढोंगी, कभी पंडालों में कभी वीडियो बना, जिनका सिर्फ एक ही मत है कि महिलाओं को कैद कर दो, एक भी सांस अपनी मर्जी से ना ले पाए। क्या दूसरे विषय ही खत्म हो गए हैं? बातें भी सिर्फ स्त्री विरोधी, वैसे देवी की संज्ञा से विभूति करते नहीं थकते। निर्मला का मन करता इसे काश पति को समझ पाती।
हार कर वह खुद को ही समेट लेती। आखिर चुनाव भी तो उसी का ही था। पापा ने कहा था, बेटा देख ले, अविनाश के पापा नहीं हैं, जीवन में परेशानियां अधिक होगी। उन लोगों को तेरा दफ्तर में काम करना पसंद नहीं। फिर भी मैंने उन्हें मना लिया है, आगे तुझे ही संभालना है। पापा, मुझे पैसे का लालच नहीं है, आप भी जानते हैं। समझदार सुलझा जीवन साथी हो तो जीवन खुशियों से भर जाता है। तब आदर्श विचारों से भरी बिन देखे ही अविनाश के प्रति अनुरक्त हो उठी थी और मन में सोचा था, पापा नहीं है तो जीवन की समझ ज़रूर आ गई होगी। समझदार इंसान होगा। परेशानियाँ इंसान को अनुभवी जो बना देती है। पापा ने एक बार फिर दोहराया था कि एक बार फिर सोच ले बेटी, और भी रिश्ते हैं। लेकिन भावुक निर्मला ने अपना मन अविनाश को सौंप दिया था और फिर दोनों की शादी हो गई। तब कहाँ जानती थी कि 21वीं सदी में भी कोई स्त्री स्वतंत्रता के इतने खिलाफ हो सकता है। सुबह शाम टीवी पर आने वाले बाबाओं को सुन मानसिक बीमारी पाल सकता है। अपना समय जो कसरत, व्यायाम आदि में लगाना चाहिए, उसे इस तरह बर्बाद कर सकता है। कोई बुजुर्ग हो तो समझ भी ले, लेकिन इस तरह काम छोड़ नकारा बन अर्थरहित बातों के लिए समय बर्बाद करना निर्मला को बेवकूफ़ी लगती। पढ़े लिखे अविनाश का बाबाओं के प्रवचन सुनना निर्मला को आश्चर्यजनक भी लगता था। आज के समय में जब स्त्री के आर्थिक सहयोग के बिना घर की व्यवस्था सुचारू रूप से चलाना संभव नहीं, वहाँ ये बातें महज कुत्सित मानसिकता या पुरुष के बीमार अहम का हिस्सा भर है। शुरू में तो निर्मला ने सोचा शांत रहेगी तो अविनाश का गुस्सा कम हो जाएगा, लेकिन निर्मला का शांत मृदु स्वभाव भी अविनाश में कोई बदलाव नहीं ला पा रहा था। रोज अपने और अविनाश के बीच प्यार के सूत्र पिरोने की कोशिश करती, लेकिन अविनाश किसी पत्थर की तरह अपने विचारों पर अडिग रहता। निर्मला दफ्तर जाने के पहले सारे काम निपटा रही होती और अविनाश आराम से टीवी पर नित्य नए बाबाओं की बेमानी बातें बड़े ध्यान से सुनता, जो उसके मानस पटल पर अंकित हो उसके पुरुष अहम को पोषित करती। हर बात में सुनी सुनाई उन्हीं बातों को करता। कभी निर्मला कोई काम कहती भी तो गुस्से में चिल्लाकर उसका अपमान करता। आज निर्मला सुबह जल्दी उठ गई, उसे दफ्तर जल्दी जाना था। उसने अपने साथ सबकी चाय बना ली और अविनाश को देते हुए कहा, अविनाश, मैं कुसुम दीदी की चाय भी बना दी है, मैं नहाने जा रही हूँ, मुझे आज दफ्तर जल्दी जाना है। कुसुम दीदी उठेंगी तो आप उन्हें गर्म करके दे देना। निर्मला की ननद भी अपने छोटे बच्चों के साथ रहने आई हुई थी। इतना सुनते ही अविनाश का मूड खराब हो गया। चिल्लाकर बोला, निर्मला, मैं देख रहा हूँ तुम माँ को इग्नोर कर रही हो। माँ का नाश्ता तुम बनाकर किचन में रख देती हो और आज तो तुम्हें छुट्टी लेनी चाहिए थी क्योंकि कुसुम दीदी आई हुई हैं। मैं शाम को जल्दी आने की कोशिश करूँगी अविनाश, मगर छुट्टी नहीं ले सकती। मेरी प्रमोशन भी अभी पेंडिंग है। और अविनाश, आप चिल्ला क्यों रहे हो? शांति से भी तो कह सकते हैं ना। अच्छा नहीं लगता जब आप चिल्लाते हो, वह भी सबके सामने। क्यों, सबके सामने की क्या बात है? यहाँ बाहर का है कोई? माँ है, मेरे भाई बहन है। नहीं अविनाश, बात करने का ढंग होता है, इस विषय पर सोचना, कहकर निर्मला दफ्तर चली गई। जब भी निर्मला दफ्तर को निकलती, अविनाश कुछ काम जरूर बता देता। निर्मला को करके जाना होता, जिस वजह से अक्सर दफ्तर के लिए देर हो जाती और फिर बॉस की डांट सुननी पड़ती। निर्मला की हमेशा कोशिश होती कि बात को समझकर सुलझा लिया जाए। वह वैसे भी मुस्कुराती रहती थी। सोचती थी पापा के असमय जाने से शायद उनके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ गया है। प्यार से धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। उम्मीद की किरण उसके होठों पर मुस्कान बिखेर देती। कितनी भी बात हो, निर्मला कभी मुंह बनाकर नहीं घूमती, लेकिन इन कोशिशों में अविनाश की स्त्री के प्रति अवमानना उसके रिश्ते में विष घोल रही थी। मार्च का महीना था, ऑफिस में काम ज़्यादा होता है। रात के 8 बजने को आए। निर्मला जल्दी जल्दी काम निपटाने में लगी हुई थी, तभी उसका फ़ोन बज उठा। क्या बात है, अभी तक घर नहीं पहुंची? अविनाश गुस्से भरे स्वर में बोला।
बस निकल रही हूँ अविनाश। क्या 8:30 बजे भी तुम ऑफिस में हो? खाने का समय हो रहा है, कब बनेगा खाना? मैं कुछ करने वाला नहीं, जल्दी घर आओ। मैं अभी बाहर से ऑर्डर कर देती हूँ। नहीं, बाहर का नहीं खाएंगे, तुम अभी निकलो वहाँ से, आकर बनाओ। कहते हुए अविनाश फ़ोन पर ही चिल्ला उठा। निर्मला ने आसपास नज़र घुमाकर देखा। साथ में काम कर रहे सहयोगियों ने अविनाश की आवाज़ सुन ली थी। निर्मला की आंखों में अपमान के आंसू आ गए। वैसे अविनाश जब चाहे बाहर से खाना मंगवा लेता, लेकिन अगर निर्मला कहती तो कभी नहीं मंगवाता। थकी हारी निर्मला घर में घुसी तो सब बैठे आराम से टीवी पर बाबाओं के प्रवचन सुन रहे थे। उसके घुसते ही सबने ऐसे उदासीन सी नज़र डाली जैसे वो घूम कर आ रही हो। फिर दोबारा टीवी देखने लगे, जिसमें अक्सर चर्चा होती कि आजकल ये स्त्रियां जो घर से बाहर काम करने निकलती हैं, वे सिर्फ एक बहाना है कि स्वतंत्रता से घूम सके और काम से बच जाए, फैशन कर सके, इसलिए बाहर काम का बहाना लेकर आती हैं। और ये सब बातें सुनकर अविनाश निर्मला के काम करने से चिढ़ा रहता था। आज अविनाश का गुस्सा का पारा 7वें आसमान पर था, क्योंकि उसकी बहन आई हुई थी। निर्मला ने ऑफिस का बैग रखकर जल्दी से हाथ मुंह धोकर चाय चढ़ा दी। थकावट इतनी थी कि खाना बनाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, लेकिन बनाना तो था ही। चाय पीकर निर्मला खुद को थोड़ा फ्रेश फील करती थी। फिर सोचा जाकर सबसे पूछ ले कि अगर कोई चाय पीना चाहे तो वो बना देगी। मम्मी जी, कुसुम दीदी, अविनाश, आप लोग चाय पियोगे क्या? मैं अपने लिए बना रही हूँ, इसलिए पूछा। अरे, शाम के 8 बजे? अरे, ये कोई टाइम है चाय पीने का? जल्दी खाना बनाओ। और हाँ, माँ ने अभी तक दवा नहीं ली है, वह भी लाकर दे दो, अविनाश बोला। थकान और पति का आदेशात्मक स्वर निर्मला को तोड़ गया। जानती थी पति नहीं चाहता कि वह दफ्तर में काम करे, उसके हिसाब से तो घर में औरत को काम करना चाहिए, बाहर निकलकर स्वतंत्र हो जाएगी। निर्मला चुप रही। उसे पता था कि नौकरी किसी भी कीमत पर नहीं छोड़नी है। उसने लाकर माँ को दवाई और पानी दे दिया, फिर चाय बनाने के साथ ही खाने की तैयारी शुरू कर दी। अभी बात को बढ़ाना ठीक नहीं समझा। शारीरिक थकान और अविनाश की बातें मन को परेशान कर रही थी। वक्त अपनी रफ्तार से बढ़ने लगा। निर्मला शांत रहने की कोशिश करती, सबको मुस्कुराकर ही उत्तर देती। जब भी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट होती, जाने क्यों अविनाश की अजीब सी प्रतिक्रिया होती और अक्सर उसे ढीठ की संज्ञा से विभूषित करता। आज निर्मला खाना बनाते हुए गुनगुनाने लगी। गाना गाते हुए निर्मला की बोरियत दूर होती थी और मन भी प्रसन्न हो जाता था। अविनाश ने सुना तो बोला, माँ देखना कैसी बेशर्म है, अभी डांट पड़ी है और गा रही है, ज़रा भी इसको शर्म नहीं है। असल में थोड़ी देर पहले अविनाश उसको कपड़ों के लिए चिल्ला चुका था। उसे वही टी शर्ट पहननी थी जो गंदी थी, जबकि निर्मला हर संडे को ही वॉशिंग मशीन चलाती थी। निर्मला ने सुन लिया, किचन से आकर बोली, क्या मुंह बनाकर घूमना अच्छा है? वह भी तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। वैसे भी 2 भाइयों में सबसे छोटी निर्मला चंचल खिलखिलाते वाली हंसमुख स्वभाव की लड़की थी। शादी के 3 साल बाद भी अविनाश में कोई परिवर्तन नहीं था। अब निर्मला को लगने लगा था कि उससे कहीं गलती तो नहीं हो गई। उसने सोचा था कि पिता की अनुपस्थिति ने अविनाश को शालीन जिम्मेदार बनाया होगा, पर निर्मला की सोच उसे झूठा साबित कर रही थी। छुट्टी का दिन था। मम्मी जी के पैर में दर्द था। अविनाश दफ्तर गया था। थोड़ी देर में अविनाश आ गया और आते ही बोला, अरे निर्मला, तुमने माँ के सामने सिर पर पल्लू नहीं किया। सिर झुका सास के पैरों को तल्लीनता से दबाती निर्मला को ये भी पता नहीं चला अविनाश दफ्तर से कब आ गया और जाने कब उसके सिर से पल्ला सरक गया। अचानक अविनाश ने एक थप्पड़ निर्मला के गाल पर मार दिया। कराह उठी निर्मला, तुम्हारी बेशर्मी को तो 2 मिनट में ठीक कर दूंगा। माँ के सामने सिर पर पल्ला नहीं रखती, इतनी छोटी बात ही बतानी पड़ेगी। निर्मला ने आंखों में आश्चर्य मिश्रित सवाल समेटते हुए पति की ओर देखा। शादी के इतने समय बाद सिर पर पल्ले की बात कही है? पहले कभी कही ही नहीं थी। वो खुद ही सिर पर पल्ला रख रही थी
और अगर सिर से हट भी गया होता तो उसके लिए थप्पड़ उसका सारा अस्तित्व ही हिल गया। निर्मला ने दर्द को पीते हुए मम्मी जी की ओर देखा। शायद सास ही बोल दे कि सेवा तो कर रही थी, पल्ला हट भी गया तो क्या हुआ, लेकिन वह तो निस्तब्धता पसरी थी। ऐसा लग रहा था जैसे सास वहाँ है ही नहीं। निर्मला को इतने परायपन की आशा नहीं थी उनसे। गालों पर छपी उंगलियां जैसे उसके दिल पर छप गई हो। चुपचाप उठकर अपने रूम में आ गई। आज उसे अपनी हर कोशिश नाकामयाब लग रही थी। निर्मला का मन विद्रोह कर उठा कि ना जाने क्यों अविनाश कुछ समझना ही नहीं चाहता। उससे भी ज़्यादा बुरा लगा सास का चुप रह जाना। अगर पहली बार में समझा दे तो शायद बच्चे आगे गलती ना करें। निर्मला ने महसूस किया कि माँ कभी किसी बात पर अविनाश को कुछ नहीं कहती हैं। उसके लिए थोड़ा अजीब था। अगले दिन निर्मला ने मम्मी जी से बात की। माँ जी, कल जब अविनाश ने मुझे चाटा मारा था, आपने कुछ कहा क्यों नहीं? क्या यह व्यवहार सही था? मम्मी जी ने बड़ा सपाट उदासीन सा जवाब दिया। निर्मला, मैं तो कभी किसी को कुछ नहीं कह पाती। इसके पापा थे, उनसे भी कभी कुछ नहीं कहा। शायद माँ भी कभी ना बोल पाई हो। अब निर्मला को खुद ही कुछ सोचना था। ऐसे तो जीवन जीना बहुत ही कठिन है। माँ, मैं कुछ दिनों के लिए मायके जा रही हूँ, अविनाश को बता देना। बेटा तू ही बता दे अविनाश को, माँ ने कहा तो निर्मला ने ना चाहते हुए भी अविनाश को फ़ोन कर दिया। अविनाश दफ्तर में था। एक बार नहीं उठाया तो उसने दोबारा फ़ोन मिला दिया। अविनाश बिना कुछ सुने चिल्लाने लगा। ऐसी क्या मुसीबत आ गई जो दोबारा फ़ोन लगा रही हो? निर्मला ने बहुत शांत स्वर में इतना ही कहा कि मैं मायके जा रही हूँ। अविनाश और कुछ कहता निर्मला ने फ़ोन काट दिया। जानती थी निर्मला अविनाश आदतन चिल्लाएगा ही। बिना प्रतिक्रिया दिए निर्मला मायके आ गई। अविनाश के घर की व्यवस्था अब चरमराने लगी, जैसे निर्मला अब तक संभाले हुए थी। अविनाश, मेरी दवाई ख़त्म हो गई है बेटा। अच्छा माँ, और रसोई का सामान फल भी ख़त्म हो गए हैं, माँ ने धीमे से कहा। जानती थी अब तक सारा निर्मला ही करती थी। जैसे तैसे कर इतने दिन बाई के सहारे निकल गए थे। निर्मला के जाने के बाद अविनाश ने निर्मला को फ़ोन नहीं किया। अहमवश चाहता था खुद ही वापस आए, लेकिन निर्मला अब अविनाश को सबक सिखाना चाह रही थी। एक दिन दफ्तर से शाम को अविनाश लौटा तो आते ही बिस्तर पर लेट गया। माँ ने माथा छूकर देखा तो तेज बुखार था। उसका शरीर बुखार में तप रहा था। उसकी तबीयत खराब होने से मुश्किलें और बढ़ने लगी। आज अविनाश को निर्मला की बहुत याद आ रही थी। कितनी सेवा की थी जब पिछली बार अविनाश बीमार हुआ था। उसका रात भर जागना, ताज़ा जूस देना, लेकिन उसने कभी निर्मला का सम्मान ही नहीं किया। अब उसे खुद पर क्रोध आ रहा था। सभी कुछ उसे बेचैन किए जा रहा था। अविनाश ने एक बार बात करने के लिए फ़ोन उठाया, फिर उसका अहम सामने आ गया और बिना बात किए ही फ़ोन रख दिया। दूसरे दिन माँ ने कहा, बेटा निर्मला बहू को ले आ, देख मैं अब तेरी देखभाल नहीं कर सकती हूँ, उम्र हो गई है मेरी, गठिया रोग मुझे परेशान करता है। वह तो निर्मला ही रोज लहसुन के तेल की मालिश करती थी तो थोड़ा चल पा रही थी। अविनाश कुछ नहीं बोल पा रहा था, सिर झुकाए बैठा था। उसका मन भी निर्मला के प्रति अपने व्यवहार पर धिक्कार रहा था। ऐसे सिर झुकाए क्यों बैठा है? आज सोच रही हूँ मैंने तुझे पहली बार रोका होता तो शायद ये दिन ना देखने पड़ते, माँ ने थोड़ा तेज आवाज में कहा। अविनाश की आंखों के सामने निर्मला का मासूम चेहरा घूम रहा था। हमेशा हंसती रहने वाली निर्मला मौन की चादर ओढ़ चुपचाप मायूस सी रहने लगी थी। उसे यह एहसास उसकी अनुपस्थिति में हो रहा था। चल उठ, अब बहुत हो गया, घर की लक्ष्मी को वापस ला। मुझे भी उससे माफ़ी मांगनी है, मैंने भी सही का साथ नहीं दिया, माँ ने कहा। अविनाश की आंखों में चमक आ गई। सही मायने में आज वह अपनी जीवन साथी को लेने जा रहा था। अविनाश ने सोचा फ़ोन किए बिना ही सरप्राइज़ देगा आज निर्मला को। निर्मला मायके में दफ्तर से लौट लॉन में बैठी चाय पी रही थी। गेट पर अविनाश को खड़े देख उसका मन खुश हो गया,
लेकिन आशंकाओं के बादल मन को डराने लगे कि यदि मुझे ले जाकर फिर पहले जैसा व्यवहार किया तो। अविनाश की आवाज़ से निर्मला की तंद्रा भंग हुई। अंदर आने को नहीं कहोगी निर्मला? आज अविनाश की आवाज़ में गुस्सा नहीं, अनुनय था। हाँ अविनाश, अंदर आ जाओ। अंदर आकर अविनाश ने निर्मला से कहा, निर्मला मैं वादा करता हूँ कि अब कभी तुम्हारा अपमान नहीं करूँगा। टीवी पर फालतू बातें अब नहीं देखता। वास्तव में तुम मेरी अर्धांगिनी हो, मेरी जीवन साथी। और अविनाश ने निर्मला के सामने हाथ जोड़ दिए। निर्मला ने गंभीर शांत स्वर में कहा, मैं चलूँगी, लेकिन एक शर्त है। हाँ मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, अविनाश ने अधीरता से कहा। नहीं पहले सुनो। अविनाश, एक लड़की जब शादी करके ससुराल जाती है तो उसके लिए नए घर, नए परिवेश और सबके साथ तालमेल बिठाना बहुत ही मुश्किल होता है। तुम्हें इसका अनुभव नहीं है। तुम तो 1 महीना मेरे मायके में रहो, हम दोनों यहीं से दफ्तर जाएंगे, फिर मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। अविनाश ने स्वीकृति में सिर हिला दिया। आगामी जीवन की नींव की परिपक्वता होने को तैयार थी। आंगन का गंधराज हजारों फूलों की खुशबू बिखेर रहा था। उस दिन के बाद अविनाश को महसूस हुआ कि सच में निर्मला कितना तालमेल बिठाकर मेरे साथ रह रही थी। 1 महीने के बाद अविनाश निर्मला को लेकर अपने घर वापस आ गया और दोनों हंसी खुशी मिलकर रहने लगे। तो दोस्तों, ये जैसी कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।